झारखंड में हम लोग अभी बैठे हुए हैं, लेकिन झारखंड की सियासत इन दिनों असम शिफ्ट कर गई थी और असम में चूंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं, इस वजह से असम को लेकर झारखंड में क्यों चर्चा हो रही थी, असम की बात जो है झारखंड के चौक चौराहों पर क्यों हो रही थी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देश भर में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और पहले फेज में जहां सबसे पहले मतदान होना है वो है असम। और असम में आज ठीक 5 बजे, जहां तक मेरी जानकारी है, 5 बजे जो है चुनाव प्रचार थम गया। और चुनाव प्रचार के शोर के थमने के बाद ही अब एक तरह से जो है नफा नुकसान, राजनीतिक समीकरण, नया क्या हुआ और इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से क्यों अलग है, इन तमाम तरह की बातों को लेकर एक तरह से कयासबाजी का दौर शुरू हो गया, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। क्योंकि पहली बार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड से बाहर इतने बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ रही है। असम में 17 सीटों पर वहां पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा है और जो अलायंस है झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो 21 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। हमारे साथ झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार जो लगातार पिछले अगर कहें तो 15 से 20 दिनों से असम के अलग अलग इलाकों की खाक छान रहे थे। आपने उनको जो झारखंड के तमाम बड़े नेता हैं उनके साथ इंटरव्यू करते हुए असम में देखा, साथ ही साथ असम के जो ग्राउंड रिपोर्ट, वहां की रिपोर्ट आपने देखा। हम बहुत स्वागत करते हैं नवीन जी का। नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और नक्षत्र न्यूज में जो है पॉलिटिकल खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। बहुत शुक्रिया राज जी आपका। तो पहले तो ये बताइए कि आप कैसा असम? देखिए, असम अन्य राज्यों के तुलना में असम मुझे थोड़ा सा अलग लगा और राजनीतिक दृष्टिकोण से असम को देखेंगे तो असम का जो पूरा चुनावी माहौल है, यहाँ का सेंटिमेंट ही अलग है। और मुझे लगता है कि आप दूसरे राज्यों में मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन असम में आप अगर चुनाव लड़ेंगे तो आपको सेंटिमेंट्स पर बात करना होगा और यहाँ का सेंटिमेंट बिल्कुल अलग है। यहाँ तो सियासत में भी सेंटिमेंट दिखता है। और मैंने देखिए असम को जिस तरीके से मैंने देखा, समझा, जाना, और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए एक चीज रहा कि असम में वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, पिछले 1 दशक से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के लिए मेजोरिटी है, बीजेपी सीधे तौर पर ये चुनाव निकाल लेगी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के असम में एंट्री होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए जो है सिरदर्द बन गई। सिरदर्द का मतलब ये है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को लग रहा था कि वो सीधे तौर पर वो सीट निकाले, कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि हम महागठबंधन के फोल्डर से बाहर आकर के लड़ रहे हैं और असम में एक एंटी इनकम्बेंसी है, उसका सीधा फायदा हमको मिलेगा, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्यादा सीट का ऑफर क्यों दें। और यही वजह है कि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्यादा सीट दिया नहीं, अलायंस हो नहीं पाया, हालांकि से बाहर आकर के और यहाँ पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए कुल मिलाकर के अगर आप इस चुनाव को देख, इस बार कई सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। उनका जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको भी जेएमएम ने तलाशने का कोशिश किया है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की कई जनसभाओं को रद्द किया गया। इसके पीछे की मूल वजहों को भी आप तलाशेंगे तो यही था कि आप जब तक किसी से परेशान नहीं होंगे, आप राजनीतिक दृष्टिकोण से उसे परेशान नहीं कर सकते। हालांकि ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ किसी चीज पर, लेकिन कई ऐसे कार्यक्रम जो हुए वो रद्द हुए, चाहे वो हेमंत सोरेन का हो या फिर कल्पना जी का सभा हो, उनको रद्द किया गया। अपर सीटें हैं, मैंने 10 आप डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेंगे तो अपर असम की 22 से 30 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो 17 कैंडिडेट्स है, 3 चूंकि उनके जो कैंडिडेट्स थे उनका नामांकन रद्द हो गया था। तो कुल मिलाकर 17 विधानसभा सीटों पर मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा सिंगल विधानसभा सीट होगा जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी और कांग्रेस को डैमेज नहीं करेगी। अच्छा, दूसरी बात मैं सेंटिमेंट का जिक्र इसलिए कर रहा था कि यहाँ पर जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, राज जी इस पे गौर कीजिएगा, उनका एक सेंटिमेंट जेएमएम के साथ जुड़ा।
चाहे वो कल्पना सोरेन हो चाहे हेमंत सोरेन हो, इनको ऐसा लगता है कि हमारे बीच का कोई नेता, हमारे बीच का कोई व्यक्ति मेरे समुदाय से, मेरे समाज से हमारे बीच आया है और मुझे मदद करना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या ये विश्वास मिलेगा? तो देखिए, हाल के समय में आप देखेंगे कि कई राज्यों का पैटर्न जो है, चुनाव लड़ने का पैटर्न, जिसकी रूलिंग गवर्नमेंट रही है, उनका पैटर्न बदला है। पैटर्न पर मैं इसलिए जा रहा हूं, आप देखिए झारखंड मैया सम्मान योजना, आप चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, वोटिंग के पहले मतदाताओं को, खास करके महिला वोटरों को टारगेट करके उनको पैसा देना, सीधे तौर पर योजनाओं का लाभ देना, और कहीं ना कहीं उस योजना का लाभ देने के बाद इस बात के लिए वो पार्टियां जो है वो स्पष्ट हो जाती है कि भाई चुनाव में उनको मतदान मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो आदिवासी समुदाय है, महिलाएं हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि निश्चित तौर पे मुझे फायदा मिला है, गवर्नमेंट की तरफ से अरुणोदय योजना का लाभ मिला है, लेकिन हमें जो चाहिए इस पर कोई बात नहीं करता है। चाहे वो चाय बागान में काम करने वाले मजदूर, जिनका मजदूरी 250 रुपए है, वो आदिवासी समाज जो वर्षों से आज भी अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों से बंधा हुआ है, आज भी वही झोपड़ी में उनकी जिंदगी बीत रही है, आज भी उनको यहाँ पर एसटी का दर्जा नहीं मिला, उनको पहचान नहीं मिला, आज भी सरकार की तरफ से उन्हें पट्टे नहीं दिए गए। हालांकि चुनाव में जिक्र किया गया है भाई कि बीजेपी की तरफ से जो है, सरकार की तरफ से पट्टा दिया जाएगा। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। महिलाओं का ये कहना है कि आप पैसा दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें जो चाहिए ये चीज आप नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में जो आदिवासी मतदाताओं का रुख, मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत हद तक यहाँ मिल सकता है। आप समझिए तो लगभग 70% मतदाता, मान के चलिए कि 100% अगर आदिवासी वोटर अगर वोट करेंगे तो मुझे लगता है 100% वोटर जेएमएम के साथ जाएंगे। चाहे देखिए जेएमएम का संगठन बिल्कुल यहाँ पर बहुत सशक्त नहीं है, लेकिन जो जय भारत पार्टी के साथ जो कोलैबोरेशन जेएमएम का हुआ, उस कोलैबोरेशन के सहारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का नैया पार लग सकता है। और आप विश्वास कीजिए राज, मैंने कई जनसभाओं को कवर किया, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की, कई मंत्री कि लोगों का भीड़ है, हुजूम है, और वो जो भीड़ है वो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, खुद को हर आवाज में अपनी आवाज दे रहे थे। तो आप समझिए जब लोग आपसे कनेक्ट करते हैं तो एक सेंटिमेंट आपके साथ जुड़ता है, और सेंटिमेंट जब आपके साथ जुड़ता है तो इसका लाभ मिलता है। देखिए, मुझे नहीं पता कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर कितनी सीटें जीत पाएंगी, लेकिन ये बात तय है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए सिरदर्दी जो है वो बनाकर रख दिया। कई ऐसी सीटें हैं, हो सकता है कि इससे फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले, या फिर हो सकता है इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़े। भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। इस तमाम समीकरण को आप हटा दीजिए। इस बीच अगर जेएमएम की बात आप करेंगे तो निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी मजबूत मौजूदगी असम में दर्ज करवाई है। अब तो चूंकि रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि वो मौजूदगी कितनी और क्या है, लेकिन हाँ, असम के आदिवासियों को हेमंत सोरेन ने एक ऑप्शन जो है जरूर दे दिया है। तो चुनाव में देखना होगा, सीटें कितनी आती है मुझे नहीं पता, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत फाइट भी टक्कर का होगा, और कई ऐसी सीटें हैं हो सकता है बीजेपी को भी नुकसान उठाना पड़े, जहां पर वो जीत रहे थे वहां पर नुकसान उठाना पड़े। हो सकता है कि हालांकि इस पूरे चुनावी समीकरण में जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये नुकसान ज्यादातर कांग्रेस को होना है, क्योंकि असम के जो आदिवासी हैं वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहे। 100 में से आप समझ के चलिए कि 30% आदिवासी जरूर बीजेपी को वोट करते रहे, लेकिन वो कौन आदिवासी, इसको भी समझना होगा। यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो बेसिकली 2 भाग में डिवाइड है। पहला ये, जो यहाँ के झारखंड के जो आदिवासी है, जो हार्डकोर ट्राइबल, जो क्लेम करते हैं, दे आर क्लेम फॉर एसटी, वो अपने आप को एसटी के लिए क्लेम करते हैं कि भाई शेड्यूल्ड ट्राइबल्स है और इसका जो है दर्जा हमें मिलना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के जो आदिवासी हैं, वो अपने आप को चाय जनजाति मानते हैं। वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो टी ट्राइब्स हैं, और वो कभी एसटी के लिए हार्डकोर तरीके से क्लेम नहीं करते हैं
एसटी के लिए। तो देखिए एक चीज है कि अगर एक समुदाय आदिवासी का एक तबका जो बेसिकली बिलोंग फ्रॉम झारखंड, वो लोग अगर एक दिशा में चलेंगे और जेएमएम का अगर साथ देंगे तो बाकी जो ये कम्युनिटी है हो सकता है उसका साथ भी हेमंत सोरेन को मिले। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक चैलेंज इस चुनाव में मैंने ये देखा, जो ट्राइबल कम्युनिटी बटा हुआ है दो भागों में, उस कम्युनिटी को एक मंच पर ला करके अपने पक्ष में जो है उन्हें लाना, ये एक चुनौती था। तो ये चुनौती को कितना पाट पाए, क्योंकि कई मंत्रियों की ड्यूटी भी इस पर लगाई गई थी, कई विधायक और सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा के लगे हुए थे, और कहीं ना कहीं जो पैटर्न था यहाँ पर चुनाव लड़ने का, राज्य मैंने एक चीज देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पैटर्न चुनाव लड़ने का झारखंड में है, वही पैटर्न कमोवेश असम में भी है। लेकिन असम में चुनाव लड़ने का पैटर्न बाकी राजनीतिक पार्टियों का थोड़ा अलग है। यहाँ पर चुनाव प्रचार का बहुत ज्यादा शोरगुल नहीं है, यहाँ बड़े बड़े भोंपू नहीं बजते हैं, गाड़ियों में चिल्ला चिल्ला कर यहाँ प्रचार नहीं होता है। सभाएं होती हैं, लेकिन सभाओं का जो बड़े स्टार प्रचारक होते हैं उनकी बड़ी सभाएं होती हैं। ज्यादातर यहाँ पर जो हेमंता बिस्वा शर्मा का रैली अगर आप देखेंगे तो वो ज्यादातर रैली किस फॉर्मेट में की है, तो वो एक तरह से अपने गाड़ी में जो है एक तरह से कार रैली जो कहते हैं वो रैली उन्होंने किया। और कोई बड़ी जनसभाओं का जहां तक जिक्र करें तो बड़ी जनसभाएं जो है बहुत कम यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन झारखंड वाला और उसी लिहाज से जो है वो यहाँ पर उन लोगों ने जो है चुनाव लड़ा, बड़ी जनसभाएं वो करे या फिर हेमंत सोरेन की बात करें, दोनों ही लोगों ने इसी तरीके का जनसभा। जी नवीन, मैं एक चीज ये समझना, आप हाँ नवीन, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो ट्राइब्स की वहां पर जनसंख्या है 70, मतलब मैं जहां तक सही हूँ, आप मुझे करेक्ट करेंगे, 50 से लगभग 60-65 या 70 लाख के आसपास में जो है। और जो मेरी जानकारी है कि 18 से 20 सीटों पर तो ये निर्णायक भूमिका में रहते हैं कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, इनके वोट ही तय करते हैं। ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड से निकलकर असम जाती है, और असम में वो जो पूरे ट्राइबल्स हैं जिनको ये लग रहा था कि अब तक जो है हम हाशिए में है, उसका विश्वास जो है गेन करने में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जो है एक तरह से सक्सेस हुए हैं, सफल हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए लोगों का समर्थन मिला है। मुझे नहीं पता कि वो वोट के रूप में कितना बदल पाएगा, लेकिन आदिवासियों का एक सेंटीमेंट है, आप समझिए कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन को लेकर के। क्योंकि मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, देखिए संगठन चुनाव जितवाता है, संगठन ही चुनाव हरवाता है, संगठन ही आपको मजबूत करता है। जेएमएम ने लेट कर दिया, थोड़ा सा लेट हो गया। अगर मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 1-8 साल पहले से अगर यहाँ तैयारी करती तो शायद यहाँ पर जो है आप समझ सकते हैं कि थर्ड फैक्टर जो है वो जेएमएम यहाँ पर बहुत मजबूती से हो सकता था, जेएमएम का थर्ड फैक्टर यहाँ पर। लेकिन अभी भी है थर्ड फैक्टर। आप जो कह रहे हैं कि 20 से 21 सीटें, निश्चित तौर पे 20 से 21 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए सिरदर्द है। और खास करके इस चुनाव में जो नुकसान होना है, मुझे लगता है कि वो नुकसान कांग्रेस को ही होना है। लेकिन इस बीच में अगर माइनॉरिटीज वोट का साथ अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल गया तो मुझे लगता है कुछ ऐसी सीटें हैं जो शायद जेएमएम के लिए निर्णायक सीट हो। तो एक चीज मुझे और समझाइए नवीन, कि मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आने वाले समय में झारखंड के बाहर एक ऐसा इलाका जहां पे कि 8 से 10 सीटें जो है वो हमेशा उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा उस स्टेट में फैक्टर रहेगा, वो आसाम बनने जा रहा है। देखिए ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा। निश्चित तौर पे देखिए मेरा जो अब तक का अनुभव है, मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ कि हो सकता है कि इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हाँ आने वाला जो ये 5 साल होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने संगठन को यहाँ मजबूत करे, सक्रिय करे। और मुझे लगता है कि हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा असम के 20 से 21 सीटों पर फैक्टर जरूर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का भविष्य है। और मैं बता रहा हूँ कि जब भी असम की बातचीत होगी, बगैर झारखंड मुक्ति मोर्चा के असम की बातचीत संभव नहीं होगी। मैं जहां तक देख पा रहा हूँ जिन सीटों पर, देखिए बहुत का है। आप अगर असम की कुल आबादी की बात करें, ये मतलब अलायंस पे भी लागू होगा, ये आप कह रहे हैं कि इस पे अलायंस पे भी लागू होगा। मतलब अगर एनडीए है, इंडिया अलायंस, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को किनारे नहीं कर सकते, अब आपको उसके बारे में सोच के ही आगे बढ़ना होगा। नहीं कर सकते,
जी जी, देखिए 20 से 25 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जहां पर 126 कॉन्स्टिट्यूंसी है और 126 विधानसभा सीटें हैं असम में, वहां पर 20 से 25 सीटों पर हावी होना कोई भी राजनीतिक दल आपको दरकिनार नहीं कर सकता है। 1/4 हिस्सा होता है। और दूसरी बड़ी बात, जो असम की कुल आबादी का लगभग 20 से 25% जो है, ये यहाँ के आदिवासी जनजातियों की है। तो लेकिन एक चीज है कि जो झारखंड के आदिवासी हैं, वो क्या है कि यहाँ के आदिवासियों की तुलना में वो ज्यादा, आप ये कह सकते हैं, ज्यादा मेच्योर है। आप ये कह सकते हैं वो ज्यादा स्मार्ट है। आप ये कह सकते हैं कि वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, या फिर पढ़ाई, उनका लाइफ जो है वो एक लाइफ अब जी रहे हैं वहां पर। लेकिन असम के आदिवासी आज भी, इनका लाइफ जो है बहुत दोयम दर्जे की लाइफ है। यहाँ का जो आदिवासी समाज है वो क्या आज तक किसी सरकार ने यहाँ के आदिवासी समाज को उठाने का कोशिश नहीं किया, या फिर ये समाज खुद से उठने की कोशिश नहीं की, मैं इसके पहलू पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि यहाँ का जो एसटी समुदाय है, एसटी कम्युनिटी है, ये बहुत बैकवर्ड है, बहुत पिछड़े हुए हैं। झारखंड में तो कमोबेश आपको एसटी समाज दिखेंगे मेन स्ट्रीम में, लेकिन यहाँ पर जो एसटी कम्युनिटी है, जो यहाँ की आबादी का 25% हिस्सेदारी है, वो हाशिए पर है, पूरी तरह से हाशिए पर है। यहाँ का जो एसटी कम्युनिटी है वो जो है मेन स्ट्रीम में जो है वो कहीं न दिखता नहीं है। ठीक है, इक्के दुक्के कहीं हो सकते हैं या होंगे या है भी, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में जो है वो नहीं दिखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो आदिवासी कम्युनिटी है, इनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस सेंटीमेंट के साथ यहाँ चुनाव में प्रचार की है, ये सेंटीमेंट पर बातचीत की है। और यहाँ का जो आदिवासी कम्युनिटी है, उनके जीवन स्तर के बारे में बातचीत की है, उनके रहन सहन के बारे में बातचीत की है, किस तरीके से बधुआ मजदूरी करते हैं इसके बारे में बातचीत की है। उनका घर ऐसा है कि अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या पिछले आजादी के 7 दशक बाद भी इनके जीवन को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया गया। अगर देश में कहीं पर कॉलोनियल सोसाइटी की झलक अगर दिखेगी आपको, अगर अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा बनाए गए, ब्रिटिश काल के द्वारा बनाए गए नियम कानून अगर दिखेंगे, तो वो तस्वीर आपको यहाँ के चाय बागानों में कमोबेश दिख सकती है। उनके बच्चे एक चीज और है नवीन, चूंकि उनके बच्चे आज भी, हाँ नवीन, एक चीज और है, चूंकि आप चाय बागान में, मैं आपकी रिपोर्ट भी देख रहा था, आप चाय बागान में अलग अलग इलाकों में गए, ग्रामीण इलाकों में भी आप लोगों से बात करते हुए दिखाई दिए थे। इस तरह की भी चर्चा होती है कि जो चाय बागान है वो तो बड़े बड़े सेठ लोगों का चाय बागान है, अलग अलग राज्यों के जो बड़े बड़े धन्ना सेठ है, उन्होंने वहां चाय बागान ले रखा है। और एक दास्ता वाली जो प्रथा है, लोग ये भी कहते हैं दबी जुबान में कि मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे बाद जो मेरी दूसरी पीढ़ी होगी उसको भी उसी चाय बागान में काम करना है, उसके बाद जो तीसरी पीढ़ी होगी उसको भी उसी चाय बागान में, ये सिलसिला चलता आ रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए वो नियम ऐसा है कि जो अब टी कंपनी में जो आपके बाप दादा पूर्वज इन लोगों के जिन लोगों ने काम किया, देखिए आप अगर टी बागान में काम करेंगे तभी आपको कंपनी की तरफ से घर मिलेगा जिस घर में आप रह रहे हैं। अगर आपके घर से कोई भी एक व्यक्ति अगर काम नहीं करता है तो आपसे सारी सुविधाएं जो हैं वो छीन ली जाएंगी। आप जिस घर में रह रहे हैं वो टी कंपनी का ही घर है, वो घर आपको खाली करना पड़ेगा। आपको जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जिस आदिवासी परिवार के पास कोई घर नहीं है, जिसके पास वहां की कोई पहचान नहीं है, अगर वो टी कंपनी में काम नहीं करे तो उसका वजूद यहाँ पर नहीं है। ये सच्चाई है। और मुझे भी नहीं पता, हम लोग हाँ, ये बड़ा अजीब लगा कि आपको टी कंपनी में काम करना होगा तभी आपको वो मकान मिल पाएगा, तभी आपको वो सुविधाएं मिल पाएंगी। किसी भी एक शख्स को काम करना होगा। तो देखिए बहुत सारे, मुझे लगता है कि लगभग 60% ऐसे आदिवासी परिवार हैं जिनका अपना जमीन यहाँ पर नहीं है। अच्छा, वैसे आदिवासी परिवार भी मुझे दिखे जिनका जमीन है, साल में एक बार वो धान की खेती करते हैं, और जिनके पास जमीन है उन जमीनों को भी जो है वो सरकार नए नए प्रोजेक्ट के नाम पर जो है उन जमीनों को सरकार ले रही है। यहाँ के आदिवासी जमीन देना नहीं चाहते हैं, इसके बावजूद उन जमीनों को लिया जाता है। इस तरह के भी आरोप लगे। तो देखिए कुल मिलाकर एक चीज मैंने देखा, मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि जो यहाँ का आदिवासी कम्युनिटी है वो
उसको एक बेहतर ऑप्शन आज तक झारखंड में नहीं मिला। और भारतीय मतलब जनता असम में नहीं पार्टी मिला। के साथ कमोबेश नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ कमोबेश ये आदिवासी समाज जो है नहीं रहा है आज तक कभी। मैं कह रहा हूं कि 100 में से हो सकता है कि 20% 25% वोटिंग हो सकता है बीजेपी के लिए करते हो ये लोग, लेकिन ये नहीं तो कम्युनिटी कभी बीजेपी के यहाँ तो साथ रहा था। लेकिन नवीन, यहाँ तो ये भी बात कह सकते हैं ना कि ठीक है, असम में अभी बीजेपी की सरकार है, पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में है, लेकिन उससे पहले तो कांग्रेस थी। मतलब कांग्रेस का भी जो आदिवासी जो हैं, खासतौर से टी ट्राइब जो वहां पर हैं, जो झारखंड से गए हैं, जो इतनी बड़ी संख्या में वहां हैं, उनको लेकर उन्होंने भी कुछ खास कदम नहीं उठाए। इस वजह से ना जो कहानी आप बता रहे हैं वो कहानी अभी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लंबे वक्त तक तो कांग्रेस की सरकार रही और झारखंड मुक्ति मोर्चा शायद इसी वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को टारगेट कर रही थी। 3 दशक से भी ज्यादा शासन रहा कांग्रेस का यहाँ पर। क्या कांग्रेस ने आज जो कांग्रेस अपनी जनसभाओं में जो आदिवासी समाज को लेकर के बीजेपी पर जो टारगेट करते हैं, आपके पास आप जब सत्ता में था, आपने क्यों नहीं अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा बनाए गए नियमों के बेड़ियों से उनको आजाद किया? सवाल है। बीजेपी ने अंततः कम से कम चुनाव के पहले प्रधानमंत्री के हाथों इस प्रस्ताव की शुरुआत तो कर दी कि भाई यहाँ के आदिवासियों को जो है पट्टा देंगे। अब ठीक है, अब यहाँ के आदिवासी इस मुद्दे पर बीजेपी का साथ दे नहीं दे, मुझे नहीं पता कितना भरोसा कर पाएंगे, लेकिन कम से कम बीजेपी ने ऐलान तो किया। अब चुनाव के बाद क्या होगा, लेकिन एक चीज है कि इस चुनाव के बाद आदिवासी असम के जो आदिवासी समुदाय जो 25% जो हिस्सेदारी है इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चुनाव बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया कि हम यहाँ पट्टा देंगे आदिवासियों को, और दूसरा चीज कि एसटी का दर्जा देने की भी बात जो है उन लोगों ने कही है, मैंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है। तो और तीसरी बड़ी बात, जो यहाँ के जो चाय मजदूर हैं, जो टी ट्राइब्स हैं, उनकी जो मजदूरी है उसको 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपया करने की बात कही है। तो ये चुनाव आदिवासी समुदाय के लिए बहुत कुछ बदलाव। ये कह सकते हैं नवीन कि ये सारी बात तभी सेंटर में आई जब झारखंड मुक्ति मोर्चा इतनी दमखम के साथ वहां चुनाव लड़ने के लिए उतरी मैदान में, तब इनकी बात होने लगी। क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो चाय बागान गए थे, हालांकि मुझे याद नहीं है कि पिछली बार चुनाव में वो गए थे कि नहीं गए थे चाय बागान में, खासतौर से जिस तरह से इस बार गए और वहां लोगों से उन्होंने इंटरेक्ट किया। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरीके से वहां गई, उसी का परिणाम है कि ये सारी जो जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं उन सारे मुद्दों पर बातचीत होने लगी। और जो रूलिंग पार्टी अभी बीजेपी वहां सत्ता में, तो बीजेपी भी वादा कर रही कि अगर हम लौटते हैं तो हम ये जो है ये चीज जो वादा हम कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। देखिए राज, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, बीजेपी ने यहाँ के आदिवासी समुदाय के लिए कुछ हद तक काम किया है। बहुत सारे लोग जो पार्टी लाइन से हट करके जब बात करते हैं तो कई ऐसे लोग, मुझे 20-30% ऐसे भी आदिवासी समुदाय के लोग मिले जिन्होंने हेमंता बिस्वा शर्मा की तारीफ की और उन्होंने कहा कि कई योजनाओं का लाभ मिलता है, तमाम चीजें हैं, और बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत सारी चीजें हैं जिसको बदलने की कोशिश पिछले 10 साल में हुई है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की मौजूदगी जो है यहाँ के आदिवासियों को एक बल दिया है। अब यहाँ के जो ट्राइबल समुदाय हैं वो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ देकर के आने वाले दिनों में अपना भविष्य जेएमएम के साथ देखना चाहेंगे। ये चुनाव तय कर देगा। एक चीज है कि कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं, अगर आप तिनसुकिया से शुरुआत करेंगे कोकराझार तक, तो चाहे तिनसुकिया की बात करें, डिगबोई की बात करें, चबुआ की बात करें, आप विश्वनाथ चाराली सीट की बात करें, इसके अलावा आप अगर सोनाली सीट की बात करें, ये जो चाहे दुलियाजान की बात करें, आप नाहरकटिया सीट की बात करें, ये जितनी भी विधानसभा सीटों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ पर आदिवासी एक तरफ और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ के असमीस और साथ में अल्पसंख्यक भी है। तो कई सीटों पर तो 1,90,000, 95,000, 1,10,000 के आसपास आदिवासी है। आप समझिए कि असम जो डिलिमिटेशन के बाद असम का जो पूरा अगर आप उसके मैप को देखेंगे तो विधानसभा आप छोटे हो गए। 2023 में जब यहाँ परिसीमन हुआ तो देश में मुझे लगता है कि पहला परिसीमन के बाद असम ऐसा राज्य है, मुझे जहां तक याद है, एक विधानसभा में 1.5 लाख से ज्यादा लोग नहीं।
तो आप समझिए जहां 1.5 लाख की आबादी है वहां 90,000 अगर आदिवासी हैं, और अगर उन लोगों ने मजबूती के साथ वोट अगर कर दिया तो आप समझ सकते हैं परिणाम क्या होगा। देखिए, मैंने पिछले 10 दिनों में एक चीज बहुत गौर से देखा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंपेन शुरू करने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें बीजेपी के, तमाम लोगों ने अपर असम में चुनाव प्रचार को जो है कहीं ना कहीं उसमें तेजी लाई और ज्यादातर समय अपर असम में बिताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2-2 बार अपर असम आना पड़ा। कहीं ना कहीं ये एक ये तमाम चीजें हैं। और देखिए, बीजेपी की एक खासियत है कि वो हमेशा से चुनावी मोड में रहते हैं और तमाम गुणागणित को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि असम में ऐसा लग रहा था ड्यूटी के साथ सरकार बना रही है, लेकिन पिछले 10 दिनों के ट्रेंड्स को अगर आप देखेंगे तो बीजेपी अपने तमाम कई राज्यों के विधायक, मंत्री, सांसदों को बूथ वाइज जो है कैंपेनिंग के लिए उतारा कि कहीं पर कोई कमी नहीं रह जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि असम पहला राज्य है, बीजेपी जहां भी चुनाव लड़ती है, बीजेपी का जो है चुनाव लड़ने का तौर तरीका ही यही है और मुझे लगता है दूसरे राजनीतिक दलों को सीखना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा शायद सीखी भी है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी मैंने पैटर्न देखा कि उनने एक एक मंत्री और विधायकों को विधानसभा वाइज जिम्मेदारी सौंप दी कि आपको यहाँ काम करना है और कैसे काम करना है। जेएमएम के कई आप अगर जेएमएम के थिंक टैंक का जिक्र करें, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन बेशक स्टार प्रचारक थे, लेकिन जमीन पर मंत्री सुदीप सोनू, मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो, मंत्री चमरा लिंडा, मंत्री दीपक बिरुआ, ये तमाम लोग जमीन पर थे और अपने अपने तरीके से जो काम किया। इस पूरे असम के चुनाव में मुख्य रूप से मैं एक बड़ी जिम्मेदारी जो है चमरा लिंडा, शायद चमरा लिंडा को समझूंगा कि बड़ी जिम्मेदारी जेएमएम ने उनको दी थी और यही वजह कि उनके नेतृत्व में पहले तो यहाँ जमीन तलाशा गया और पूरी रणनीति का एक मजबूत हिस्सा जो है उसमें चमरा लिंडा थे। और चमरा लिंडा ने ये कह सकते हैं कि बैक यानी कैमरे के पीछे से, क्योंकि वो कैमरे पे भी नजर नहीं आए, उन्होंने मीडिया से भी बातचीत नहीं की और उन्होंने पर्दे के पीछे से पूरे असम की राजनीति को जो है जेएमएम के लिए सुलभ बनाने की पूरी कोशिश की। देखना होगा कि इसका क्या कुछ फायदा जो है वो होता है। कुल मिलाकर के मैं इस अभी मुझे लगता है कि 9 तारीख की वोटिंग के बाद और ज्यादा स्पष्ट कह पाऊंगा। आज मैं इस स्थिति में हूं ये कहने के लायक में कि असम में जेएमएम ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है और उनके मौजूदगी दर्ज कराने से हाँ कि कांग्रेस को जो है यहाँ पर आखिरी में मैं यही मतलब जानना चाह रहा था कि क्या हिमंता को हेमंत ने फंसा दिया है? देखिए, यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा का जो क्रेज है वो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री के मुकाबले यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा है। वो यहाँ पर हीरो की भूमिका में, मतलब आप समझिए कि किसी स्टार के लिए लोग जिस तरह पागल होते हैं उसी तरह हेमंता के लिए लोग यहाँ पर पागल हैं। जैसे आप जब उनकी रैलियां होती हैं तो लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए जो है पागल हो जाते हैं, लोग दौड़ते हैं, उनके पीछे भागते हैं, चिल्लाते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा पीपुल को कनेक्ट करते हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो रिजर्व रहते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के बीच अपने आप को देखिए वो नहीं पाते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा क्या है, वो कनेक्ट करते हैं। वो रात को अचानक 11 बजे इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे, युवाओं को टारगेट करते हैं, इंस्टाग्राम पे आकर के सीधे युवाओं से बातचीत करेंगे। उसके बाद वो माफी भी मांगने लगते हैं कि मैंने ये वादे किए थे लेकिन मैंने इसमें से इतने वादे पूरे किए, इतने रह गए। आप कभी उनके इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। मैंने ये चीज देखा है, तो बहुत कम मुख्यमंत्री में ये चीज होता है। देखिए, मैं अभी उनके एक रील को देख रहा था इंस्टाग्राम में, वो अचानक रात को 11 बजे ऑनलाइन आए, इंस्टाग्राम पे अपने लोगों से जुड़े और उन लोगों से उन्होंने माफी मांगी कि मैंने 100 वादे किए थे, इसमें से 70 पूरे हुए, 30 पूरे नहीं हुए और इसके पीछे की वजह क्या है वो भी उन्होंने जिक्र किया। कभी कभी स्कूल चले जाते हैं, कभी कॉलेज चले जाते हैं, कभी यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, स्टूडेंट के बीच चले जाते हैं, उनसे मिलने लगते हैं, उनसे बातचीत करने लगते हैं। रोड में चलते चलते उतर जाते हैं काफिला से, किसी भी व्यक्ति से जाकर के मिल लेते हैं। स्पष्ट बोलते हैं, साफ बोलते हैं।
एक तो है कि सनातनी वाला जो मसला है, जिस पर वो बोलते हैं मियाँ मुसलमान, जो बांग्लादेशी मुस्लिमों के लिए पर्टिकुलर ये वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि मुसलमानों का साथ बीजेपी को नहीं मिलता है, तो देखिए ये तो हमेशा से एक भारतीय राजनीति में ये चर्चा बहुत कॉमन है कि बीजेपी को मुस्लिम्स के वोट नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर हेमंता बिश्व शर्मा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरीके से वो राजनीति करते हैं, अब यहाँ के क्या मुस्लिम महिला उनके साथ जाएंगी या नहीं जाएंगी नहीं पता, लेकिन मैंने अपर असम में बहुत सारी सीटों पर लोगों से बातचीत की, तो कई लोगों ने कहा कि यहाँ के मुसलमान हेमंत बिश्व शर्मा को पसंद करते हैं और उनको वोट भी करते हैं। और जब मैंने पूछा कि जब वो मियाँ मुसलमान कहते हैं तो आप लोग को बुरा नहीं लगता? बुरा नहीं, मियाँ मुसलमान बांग्लादेशी मुसलमानों को कहते हैं। तो अब इस चुनाव में सनातनी, केवल हिंदू सनातनी के नाम पे हेमंता बिश्व शर्मा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं कहूंगा, तमाम राजनीतिक दल असम में आकर के कुछ भी कहे, लेकिन असम में पिछले 10 सालों में विकास हुआ है। ये लोगों से बातचीत में तो स्पष्ट हुआ है। मैं अपना अनुभव भी आपको बता रहा हूँ। आज से 5 साल पहले का असम और अब के असम में अंतर है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हेमंता बिश्व शर्मा ने विकास नहीं किया है और वो वोट केवल मुसलमान और सनातनी के नाम पर मांग रहे हैं, ये गलत है। असम में डेवलपमेंट हुआ है। आप अगर आएंगे असम, आज असम वेल कनेक्टेड है। पहले कहा जाता था कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो भारत से जुड़ा हुआ नहीं है, और असम को कहा जाता था दरवाजा नॉर्थ ईस्ट का, और उन्होंने कनेक्टिविटी लाई है यहाँ पर। अब क्या है कि असम या फिर नॉर्थ ईस्ट जो है वो भारत से अलग नहीं है, वो सटा हुआ है। अब लोग जानते हैं असम के बारे में। ठीक है, हो सकता है ये अब दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है तो इसका भी एक वजह होगा, लेकिन इन सब वजह के अलावा असम जो है, असम में डेवलपमेंट हुए हैं, विकास हुआ है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाना आम बात है। कोई भी राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के बारे में यही कहता है कि क्या हुआ असम में, लेकिन हाँ, पिछले 10 सालों में विकास हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर इस चुनाव में विकास मुद्दा रहा तो मुझे नहीं लगता है कि हेमंता बिश्व शर्मा वोट पाने में पीछे रहेंगे। राज, बहुत शुक्रिया नवीन, इतने विस्तार से असम चुनाव के बारे में आपने बताया, और दरअसल आपने पूरी जो कहानी है वो समझा दी, और सारे समीकरण जो है आपने बता दिया कि किस तरह के समीकरण जो है और क्या फैक्टर जो है इस बार के चुनाव में वहां काम करने जा रहा है। खास बात ये रही कि आप ये दावा कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार जिस तरीके से वहां गई और जिस तरीके से हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो दूसरे बड़े नेता हैं उन्होंने पसीना बहाया, तो उनका ये पसीना बहाना व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके हिसाब से आप ये भी दावा कर रहे हैं कि जो वहां के ट्राइबल हैं, खासतौर से टी ट्राइब्स जो है, उन्होंने एक कनेक्शन झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जोड़ लिया है, और उसमें ये फीलिंग्स आई है कि ये कोई अपना जो है नेता मेरा है, अपने हम लोगों के बीच का कोई नेता जो है वहां गया है। और मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसी लाइन पर जो है आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रही है कि एक बड़े ट्राइबल के नेता के तौर पे हेमंत सोरेन खुद को स्थापित कर ही चुके हैं, और उसका जो है विस्तार हुआ अलग अलग राज्यों में, और पार्टी जो है वो विस्तार ले। अब देखना दिलचस्प होगा कि वोटिंग पैटर्न क्या रहता है, वोट के जरिए जनता जो है क्या मैसेज देती है। फिलहाल नवीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस व्यस्त कार्यक्रम और व्यस्त दौरे के बीच में हमारे लिए इतना समय निकाला। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।